कार्य क्या है, व्हाट इज वर्क। तो हम जानते हैं कि जब भी कभी बल वस्तु को गतिशील बनाता है तब हम कहते हैं कि कार्य पूरा हुआ। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि कार्य करने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है, और एज अ ह्यूमन या पशुओं को कार्य करने के लिए वो रिक्वायरमेंट एनर्जी की आपूर्ति भोजन के द्वारा होती है। वहीं अगर बात करें हम मशीनों को कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति ईंधनों द्वारा यानी फ्यूल्स द्वारा या इलेक्ट्रिसिटी या बिजली द्वारा होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब कार्य होता है तब समान मात्रा में ऊर्जा का भी उपयोग होता है। वर्क की डेफिनेशन की बात करें तो जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से उस वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन होता है तब मानते हैं हम कि कार्य कंप्लीट हुआ है। ध्यान देंगे, जब भी किसी वस्तु पर कोई बल लगाएंगे और उस वस्तु का बल की दिशा में ही विस्थापन होगा यानी गति उत्पन्न होगा, चेंज होगा, तब कार्य कंप्लीट माना जाएगा, वर्क डन होगा। तो ये हो गई कार्य की डेफिनेशन। और आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु पर जितना अधिक बल लगाया जाता है तथा जितना अधिक वस्तु की स्थिति में विस्थापन होता है कार्य उतना ही अधिक होता है। क्या बताया कि किसी वस्तु पर जितना अधिक बल लगाएंगे, जितना अधिक वस्तु की स्थिति में विस्थापन होगा, कार्य उतना ही अधिक होगा। एज अ फार्मूला अभी आगे समझते हैं ये कॉन्सेप्ट। अतः कार्य की माप क्या हो जाएगा, लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के गुणनफल के बराबर होती है। तो इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करें तो कार्य इज इक्वल टू कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, यानी W इज इक्वल टू F इंटू एस। फॉर्मूला देखते हैं। यदि किसी पिंड पर F बल लगाने से पिंड में बल की दिशा में डेल्टा एस विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा एस। नोट भी कर लेंगे, यह फॉर्मूला हो गया कार्य का। आगे बढ़ते हैं। यदि बल F पिंड के विस्थापन की दिशा में होकर थीटा एंगल बना रहा हो, थीटा कोण बना रहा हो, तब जो कार्य होगा वो क्या होगा, तब ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा, एंगल इसमें ऐड हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू F इंटू कॉस थीटा इंटू डेल्टा एस। तो ये फॉर्मूला हो गया। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे F कॉस थीटा क्या है, ये विस्थापन की दिशा में बल का एक घटक है, विस्थापन की दिशा में बल का एक फैक्टर है। अगला पॉइंट देखते हैं कि अगर हम थीटा 90 कर दें तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा। आप जानते हैं कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो कॉस थीटा भी 0 हो जाएगा क्योंकि थीटा 90 हमने कन्वर्ट किया। तो कार्य क्या हो जाएगा, यानी W क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं इस फॉर्मूले में रख करके। तो W इज इक्वल टू F कॉस थीटा आपका क्या था, और थीटा हमने कितना लेट किया था, 90 इंटू डेल्टा एस। तो हमने बताया कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, इंटू डेल्टा एस। तो आप 0 से किसी भी चर पद को या अचर पद को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं कि 0 हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहीं लिखा हुआ है कि W 0 हो जाएगा अगर हम थीटा 90 लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि विस्थापन बल की दिशा के लंबवत है तो कार्य नहीं होता है, मीन्स परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है तो कार्य नहीं होगा। ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। अगला पॉइंट है, आगे देखते हैं। विस्थापन, यहाँ पे बल भी है, बल और विस्थापन जो फॉर्मूले में आता है वर्क के, बल और विस्थापन दोनों ही सदिश राशियां हैं, आप जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी हैं, परंतु कार्य अदिश राशि है। W इज इक्वल टू F इंटू एस होता है। F भी एक सदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, और S यानी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन भी एक सदिश राशि है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे W एक स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है। इसके मात्रक की बात करें तो कार्य का मात्रक होता है जूल, जे से डिनोट करते हैं। जूल को हम समझें तो जूल का फॉर्मूला, यानी 1 जूल को डिफाइन करें तो आप सबसे पहले उसी फॉर्मूले में 1 लेट कर लेंगे, मीन्स W इज इक्वल टू F इंटू एस था। अब इसमें हम लोग देखते हैं W को 1 जूल मान लिया, F को 1 न्यूटन मान लिया, और S को यानी डिस्प्लेसमेंट को 1 मीटर एज्यूम कर लिया। तो यहाँ से आपकी डेफिनेशन बन जाएगी कि यदि 1 न्यूटन का बल किसी पिंड के बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दिया जाए, डिस्प्लेस कर दिया जाए, तो किया हुआ कार्य 1 जूल कहलाता है। समझ गए होंगे, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ये डेफिनेशन हो गई। तो 1 जूल डिफाइन हो गया। आगे बढ़ते हैं। किसी बल द्वारा किया गया कार्य 2 कारकों पर निर्भर करता है। वो 2 कारक कौन से हैं, फैक्टर कौन से हैं, एक है आपका बल की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ फोर्स, और दूसरा है डिस्टेंस, दूरी, जिसके जरिए
वस्तु बल की दिशा में गतिशील होता है। तो ये दो फैक्टर हैं जिन पर बल द्वारा किया गया कार्य निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं। बल को या कार्य को बल एवं बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल द्वारा मापा जाता है, जो बताया फॉर्मूला W=F/s। उदाहरण से समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने हाथों में भारी सूटकेस लेकर बस स्टॉप पर खड़ा हुआ है, संभवतः वह जल्दी थक जाएगा, लेकिन इस स्थिति में वह कोई कार्य नहीं कर रहा है क्योंकि सूटकेस को रख करके वो आराम से खड़ा हुआ है। क्योंकि व्यक्ति द्वारा उठाया गया सूटकेस बिल्कुल भी गतिशील नहीं है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि इसमें कोई कार्य नहीं हुआ। इसलिए अब यह स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर सिर्फ बल लगाने से कार्य नहीं होता है। आप बल की दिशा में कितना परिवर्तन कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं या वस्तु गतिशील कर रहे हैं, तभी होता है कार्य। तभी होता है जब बल लगाने से वस्तु गतिशील होती है। पॉइंट हो गया क्लियर। आगे देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत अगर हम कार्य करेंगे तो क्या होगा। जब कभी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य किया जाता है, ग्रेविटेशन के अपोजिट कार्य करते हैं, तो किया गया कार्य की मात्रा वस्तु के वजन और जिस माध्यम के द्वारा वस्तु को उठाया जाता है उसकी ऊर्ध्वाधर दूरी के गुणनफल के समान होता है। इसको हम फॉर्मूले में समझेंगे कि किसी वस्तु को उठाने में किया गया कार्य जो होगा वो वस्तु का वजन गुणा ऊर्ध्वाधर दूरी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है आपका यही फॉर्मूला। अगर हम न्यूमेरिकल फॉर्म में देखेंगे, न्यूमेरिक फॉर्म में, तो W=m/g/h। यहाँ पे m क्या है, मास है यानी द्रव्यमान है। g क्या है, गुरुत्वाकर्षण, यह लिखा भी हुआ है। w आपका किया गया कार्य हो गया, वर्क डन हो गया। m वस्तु का द्रव्यमान मास हो गया और g आपका क्या है, गुरुत्वाकर्षण, और h ऊंचाई जहाँ तक वस्तु को उठाया गया। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया W=mgh। नेक्स्ट है आपका, यहाँ से एक चीज़ और हम लोग समझेंगे ऊर्जा को पढ़ने से पहले कि वर्क यानी कार्य कब धनात्मक होगा यानी पॉजिटिव होगा, कब ऋणात्मक होगा यानी निगेटिव होगा, और कब जीरो होगा, शून्य होगा। तो स्टूडेंट, कार्य धनात्मक यानी पॉजिटिव तब होता है जब हम बल वस्तु की गति की दिशा में लगाते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम बल की दिशा में नहीं लगाएंगे तो ध्यान रखेंगे वो कार्य निगेटिव यानी ऋणात्मक हो जाएगा। 180 180 एंगल पर एंगल इसका बनेगा। अगर कार्य शून्य देखा जाए, कार्य शून्य कब होता है, तो कार्य शून्य तब होता है जब लगाए गए बल और गति की दिशा में 90 का कोण बनता है। तो पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, गुरुत्वाकर्षण वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं ऊर्जा पे। कार्य खत्म हो गया, ऊर्जा देखते हैं, एनर्जी। तो एनर्जी क्या है कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। रेट ऑफ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी। तो ये हो गया आपका ऊर्जा एक अदिश राशि है, वर्क भी हमने बताया एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अर्थात इसमें सिर्फ परिमाण होता है। पहले भी बताया था कि अदिश राशि कौन, जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, वो अदिश राशियाँ होती हैं यानी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो आपका एनर्जी क्या हो गया, अदिश राशि हो गया। इसका एसआई मात्रक अगर हम देखें तो इसका भी जूल होता है, यानी जैसे ही डिनोट करते हैं वर्क और एनर्जी का, कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को एक जूल ऊर्जा कहते हैं। एक जूल कार्य करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी उसी को एक जूल ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1 किलो जूल कितने जूल के बराबर होता है, तो किलो लगा हुआ है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका कार्य या ऊर्जा के मात्रक के रूप में जूल का नाम ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पर रखा गया। कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक है जूल है, आप जानते हैं, जे से डिनोट करते हैं, और इनका नाम, ये मात्रक का नाम जेम्स प्रेस्कॉट जूल जो एक ब्रिटिश भौतिक शास्त्री हैं, इनके नाम पर, या दो प्रकार का होता है, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी और गतिज ऊर्जा। तो पोटेंशियल एनर्जी और गतिज ऊर्जा पे आते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा की पहले चर्चा करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि अपने स्थान या आकार की वजह से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु की स्थिति या आकार की वजह से उसमें उत्पन्न ऊर्जा को हम पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा कहते हैं।
उदाहरण अगर एग्जाम्पल देखें तो संकुचित धागे की ऊर्जा, ऊंचाई पर एकत्रित जल की ऊर्जा, एक घड़ी में लगे स्प्रिंग की ऊर्जा, ये सब स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल हो जाएंगे। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो ये क्या होता है कि जमीन से ऊपर अपनी स्थिति की वजह से किसी वस्तु में उत्पन्न ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट है आपका वस्तु के आकार और आकृति में बदलाव की वजह से उत्पन्न ऊर्जा को प्रत्यास्थ या इलास्टिक स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आकार और आकृति में अगर चेंज होगा तो वह क्या हो जाएगा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा mgh होती है। वही जो फॉर्मूला था आपका W=mgh, ये गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में वस्तु की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी mgh। m फॉर मास, g फॉर गुरुत्वीय त्वरण और h फॉर हाइट या ऊंचाई। नेक्स्ट है आपका गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। तो ये हम समझेंगे कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। टर्म से ही डिफाइन कर लेंगे, किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो, v गति से गतिशील हो यानी वेलोसिटी v हो, तो जो वस्तु का गतिज ऊर्जा होगा वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, हाफ mv², 1/2 mv²। ये फॉर्मूला हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे m फॉर द्रव्यमान है और v फॉर वेलोसिटी या वेग है। अगला है आपका ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। इस फॉर्मूले से 3-4 टर्म और क्लियर होते हैं जो आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इससे क्या हो जाएगा कि यदि वस्तु का द्रव्यमान दोगुना हो जाए यानी m को हम उसमें अगर 2m कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा भी दोगुनी हो जाएगी। फॉर्मूले में पुट करके देख लेंगे, अगर द्रव्यमान दोगुना है तो गतिज ऊर्जा भी दोगुनी हो जाएगी। सेकंड पॉइंट है आपका अगर द्रव्यमान आधा है तो गतिज ऊर्जा भी आधी रह जाएगी। नेक्स्ट है आपका अगर वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। सॉल्व करके देखेंगे तो पता चल जाएगा, बाकी आप ये पॉइंट याद कर लें। अगर वस्तु का वेग दोगुना कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा भी 4 गुनी हो जाएगी। यदि वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी। इसका इस पॉइंट का जस्ट अपोजिट है, तो 1/4 रह जाएगी। नेक्स्ट है पॉइंट है आपका गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच संबंध, रिलेशन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो आपका ये फॉर्मूला यहाँ से एक और बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। p आपका क्या है, संवेग है, मोमेंटम है, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बताया था, mv। तो उसी फॉर्मूले में रख करके ये वैल्यू आई है, हाफ mv² में अगर इसको पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो नेक्स्ट है आपका उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि संवेग को अगर हम दोगुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। शक्ति, अब शक्ति से पढ़ने से पहले एक और चीज़ जानते हैं कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, पूछा भी जाता है बार बार, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना होता है, 3.6 × 10⁶ जूल, और इसी को हम 1 यूनिट भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। आते हैं शक्ति पर यानी पावर पर। तो पावर क्या है, कार्य करने की दर को शक्ति या पावर कहते हैं। पावर भी एक अदिश राशि है। तो आज के चैप्टर में हमने 3 चीज़ें पढ़ी, वर्क, एनर्जी और पावर। ये तीनों हमने क्या बताया, अदिश राशियाँ हैं, स्केलर क्वांटिटी हैं। शक्ति के फॉर्मूले की बात करें तो शक्ति यानी पावर बराबर क्या हो जाएगा, किया गया कार्य अपॉन कार्य करने में लगा समय, यानी P = W/T। P फॉर शक्ति यानी पावर, W फॉर वर्क यानी कार्य, T फॉर टाइम यानी समय। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बताया, P = W/T। P क्या हो गया, शक्ति हो गया, W किया गया कार्य और T समय। इसके अलावा जब कार्य होता है तो उसमें कार्य के बराबर मात्रा में ऊर्जा खर्च होती है, इसीलिए शक्ति को ऊर्जा की खपत या उपयोग के दर के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। शक्ति बराबर, इसी को फॉर्मूले में जो लाइन पढ़ी उसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, शक्ति बराबर ऊर्जा खपत अपॉन ऊर्जा खपत करने में लगा समय, वही P = W/T। नेक्स्ट है आपका
ई अपॉन टी, जो खपत करने में ऊर्जा जो खपत हुई उसको ई से डिनोट किया, उपयुक्त ऊर्जा को ई से डिनोट किया, और टी फॉर टाइम, आप जानते हैं ऊर्जा खपत करने में लगा समय टी हो गया, ई उपयुक्त ऊर्जा हो गई, और पी फॉर पावर या शक्ति। नेक्स्ट है आपका शक्ति का मात्रक, तो आप जानते हैं वॉट होता है, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, एसआई मात्रक शक्ति का वॉट हो गया। अब वॉट को अगर डिफाइन करना है फिर से फॉर्मूले में हम लोग 1 लेट करेंगे, एज्यूम करेंगे, तो आपका क्या था, P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। P को हमने 1 वॉट एज्यूम कर लिया, W को 1 जूल और T को 1 सेकेंड। यहाँ से डेफिनेशन आपकी बन जाएगी कि 1 वॉट किसी उपकरण की वह शक्ति होती है जिसके कारण वह 1 जूल प्रति सेकंड की दर से कार्य करता है। क्लियर हो गया, 1 वॉट किसी उपकरण की वह शक्ति होती है जिसके कारण वह 1 जूल प्रति सेकंड की दर से कार्य करता है, यानी 1 डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। ये हो गया। कुछ और पॉइंट है, 1 किलोवाट, तो ये क्या हो जाएगा 10 टू पावर 3 वॉट, आप जानते हैं 1000, तो ये हो गया। एंड 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 टू पावर 6 वॉट, मेगावाट क्या हो जाएगा 10 टू पावर 6 वॉट। अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर की बात करें तो यह कितना होता है 746 वॉट के बराबर होता है, ये भी ध्यान रखेंगे, 746 वॉट इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर लगभग 0.75 किलोवाट के बराबर होता है, ध्यान रखेंगे। 1 एच पी इज इक्वल टू 0.75 किलोवाट या 746 वॉट। क्लियर। नेक्स्ट है आपका पॉइंट 1 किलोवाट, जो पहले भी बताया, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। ये आया कैसे, इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे 1000 वॉट में, और ये आपका 1 आवर है तो 1 आवर लिख लेंगे, 1000 है। इधर 1 आवर को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो आप जानते हैं 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, और इसको 0 बढ़ा लेंगे, 2 और 3 50। आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यानी 3.6 इंटू 10 टू पावर 0 काउंट कर लेंगे तो 6 पावर आ जाएगा, यानी 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, और इसी को 1 यूनिट भी बोलते हैं। क्लियर हो गया। आगे पढ़ते हैं हम लोग ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग यह कहा जाता है कि ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है, नॉर कैन बी क्रिएटेड नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड, और ना तो उसका विनाश होता है, लेकिन इट ट्रांसफॉर्म टू अनदर फॉर्म, ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। ऊर्जा का ना तो निर्माण कर सकते हैं ना ही विनाश कर सकते हैं, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो गया आपका ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। जब कभी एक रूप में ऊर्जा का उपयोग होता है तो दूसरे रूप में समान मात्रा में ऊर्जा उत्पादित होती है, इसीलिए ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत बनी रहती है। इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है ये। ऊर्जा और शक्ति में अगर अंतर देखें तो क्या है, एनर्जी और पावर में डिफरेंस, तो ऊर्जा कार्य संपन्न होने में लगे समय पर निर्भर करती है, जबकि शक्ति समय पर निर्भर करती है। ये कार्य संपन्न होने में, जबकि किसी कार्य को संपन्न होने में जितना समय कम लगता है शक्ति उतनी ही अधिक होती है, पावर उतना ही अधिक होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है, और जबकि हमने शक्ति का एसआई मात्रक क्या बताया, वॉट बताया। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है, जबकि शक्ति कार्य करने की समय दर है। कार्य करने की क्षमता कौन है, ऊर्जा है, और कार्य करने की समय दर कौन है, शक्ति है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऊर्जा के आंतरिक रूपांतरण के उदाहरण, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, तो आप इसको ध्यान देंगे। जब हाथों को रगड़ा जाता है तब यांत्रिक ऊर्जा घर्षण के द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जब पत्थरों को काटने या पीसने के लिए आरी का प्रयोग करने पर यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बांधों में यानी डैम्स में स्थितिज ऊर्जा होती है, उसके पानी में जब जल को मुक्त किया जाता है तब बहते या मुक्त जल में गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। बहते हुए पानी की गतिज ऊर्जा टरबाइन की पत्तियों को घुमाने से यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है।
टरबाइन को यांत्रिक ऊर्जा को डायनेमो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, डायनेमो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत हीटर, अवन तथा गीजर में विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। विद्युत जनरेटर की बात करें तो ये यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, विद्युत जनरेटर। जब पदार्थों को, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जब पदार्थों को विस्फोटित किया जाता है तब रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस क्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रकाश ऊर्जा किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा में। अगला पॉइंट है आपका, सूर्य हाइड्रोजन परमाणुओं के संलयन से अत्यधिक विशाल मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो ये हो गए कुछ और हम लोग जानेंगे कि ऊर्जा रूपांतरण के उपकरण कौन कौन से बताए हमने। एक बार फिर से देखते हैं। डायनेमो का क्या बताया? डायनेमो आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, नोट करते रहेंगे। मोमबत्ती का अगर ध्यान दें तो मोमबत्ती क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। जबकि माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को, साउंड एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर की बात करें तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, माइक्रोफोन का अपोजिट। एंड सौर सेल सौर ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। ट्यूबलाइट या बल्ब की बात करें तो ये भी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। बैटरी की बात करें तो बैटरी क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। विद्युत मोटर अभी बताया, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और इम्पॉर्टेंट है आपका सितार, तो सितार किस में कन्वर्ट करता है? यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में, ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नोट कर लिए होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने कार्य शक्ति और ऊर्जा के सभी कॉन्सेप्ट को समझा, जिसमें कार्यप्रणाली, सूत्रों और एक दूसरे के बीच में रिलेशन का भी वर्णन देखा, जब जो विभिन्न परीक्षाओं से रिलेटेड